नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और हमने 5 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है स्टाफिंग। तो बच्चों, स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग प्रोसेस हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद। और स्टाफिंग फंक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, यानी पहले हम लोग ढूंढेंगे कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ये पता लगाएंगे और उसके बाद उन पर्सन्स को रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये सभी जो फंक्शंस मैंने बोले, ये स्टाफिंग के अंदर आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड एट द राइट टाइम। यानी सही पर्सन सही जॉब के लिए, सही क्वालिफिकेशन वाला और सही टाइम पे, उसी चीज को बोलते हैं स्टाफिंग। अब बात करते हैं बच्चों, मैंने सही जॉब के लिए सही क्वालिफिकेशन वाला पर्सन और सही टाइम क्यों बोला? क्योंकि अगर आपको अभी जरूरत 10 लोगों की है और आप लोग साल भर बाद 10 लोग अपॉइंट करने की सोचते हैं, तो आपका काम कैसे होगा? तो यानी सही टाइम पे ये पता लग जाए कि कितने लोगों की जरूरत है और फिर हम लोग उसी टाइम पे सही अच्छी जो भी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, और उस क्वालिफिकेशन वाला जो भी पर्सन है उसे अपॉइंट कर ले सही टाइम पे, तो ही हमारा स्टाफिंग फंक्शन ढंग से हो सकता है और तो ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम भी ढंग से हो पाएंगे। तो अब चलते हैं स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस की तरफ। स्टाफिंग के बेसिक इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। तो बच्चों देखो, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, और 3 टाइप के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कैपिटल, देन हमारे पास आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीनरी, और उसके बाद हमारे पास आते हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉइज हमारे। तो अब जहां पे बात है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, ये फाइनेंशियल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स अरेंज करना बहुत टफ नहीं है सबके लिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा पैसा हुआ हम कैपिटल अच्छी लगा सकते हैं और हम लोग मशीन्स भी खरीद सकते हैं, मशीन्स भी सबको बराबर एक जैसी मिल सकती है। बट ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे होते हैं, देन ही विल ऑलवेज हैव ए लीड इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले हमेशा आगे रहेगा। जैसे हम अगर बात करें, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखी है, सबसे पहली ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज होना एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन तेजी से ग्रोथ करेगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले। और साथ साथ में कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन होता है कि भाई सेम जो कैपिटल बेस वाले, सेम रिसोर्सेज वाले अगर दूसरे भी बराबर के ऑर्गेनाइजेशन से, तो एम्प्लॉइज ही वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस कंपटीशन में हमेशा आगे रख सकते हैं। और साथ साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शंस। और मैं साथ साथ ये भी कहूंगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई होता क्या है कि फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स तो सेम हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जो उन रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना जानते हैं। और दूसरे जो फंक्शंस होते हैं किसी भी अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी अगर उसके एम्प्लॉइज अच्छे हैं तो सारे फंक्शंस एफिशिएंटली होंगे, इफेक्टिवली होंगे, और अगर एम्प्लॉइज अच्छे नहीं है तो कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर सेम रिसोर्स 2 पर्सन के पास है, ठीक है। अब सेम कंप्यूटर है, एकदम वही वर्जन है और सब कुछ वही, कंपनी वही, वर्जन सब कुछ वही है। अब एक पर्सन है जिसकी टाइपिंग स्पीड है सपोज 25 वर्ड्स पर मिनट, और एक पर्सन है जिसकी टाइपिंग स्पीड है सपोज अपने 60 वर्ड्स पर मिनट। अब सेम कंप्यूटर, लेकिन जिसकी 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है वो हमेशा 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड वाले से पीछे ही रहेगा। यानी फिजिकल रिसोर्स सेम है बट ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट है। वो ज्यादा क्वालिफाइड है 60 वर्ड्स पर मिनट वाला, तो वो क्या करेगा, वो उस कंप्यूटर को भी अच्छे से यूज कर पाएगा, जबकि जो 25 वर्ड्स पर मिनट लिखता है वो उस कंप्यूटर को अच्छे से यूज नहीं कर सकता। तो वही बात होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना जरूरी है फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उतने ही जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज का होना। तो इसीलिए ये जो फंक्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, स्टाफिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं बोल सकता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसके ऊपर काफी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ। स्टाफिंग प्रोसेस और इसकी स्टेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसकी 5 टाइप की स्टेप्स मेन है। सबसे पहली एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन,
एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज हम लोग 2 स्टेप्स पढ़ेंगे, बाकी की 3 स्टेप्स हम लोग कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहली स्टेप हमारे सामने है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टेप में क्या होता है, हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है। नंबर आप लोग समझ ही गए कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, और टाइप का मतलब है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब होता है टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारी स्टाफिंग प्रोसेस की, इसके अंदर भी 3 स्टेप्स आती है, तो उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेप आती है वर्कलोड एनालिसिस। अब वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है बच्चों, वर्कलोड एनालिसिस होता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इससे पता लगाना। यानी हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितने टाइप के और कितने एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, मतलब कितना काम है, उस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, इसी चीज को बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। सेकेंड स्टेप आती है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने, यानी पहले से कितने एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब वर्कलोड एनालिसिस हमने किया, वर्कफोर्स एनालिसिस हमने किया, उसके बाद हम लोग करते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे होता है कि भाई वर्कलोड ज्यादा है या वर्कफोर्स। एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, कि सपोज ये मैंने लिया वर्कलोड और इधर मैं लेता हूं वर्कफोर्स। अब हो क्या रहा है कि नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी जरूरत है वो है सपोज 100, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है 80। तो हो क्या रहा है, वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, यानी हमारे काम ज्यादा है और एम्प्लॉयज कम है, मतलब एम्प्लॉयज ओवरबर्डन्ड है या अंडरस्टाफ्ड बोले हम। ये दोनों वर्ड्स आप ध्यान रखो। इफ वर्कलोड इज ग्रेटर देन वर्कफोर्स देन इट इज एम्प्लॉयज आर ओवरबर्डन्ड और ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरस्टाफ्ड, यानी और स्टाफ को अपॉइंट करने की जरूरत है। ये हमने कंपेयर करके पता लगा लिया। और अगर इसका ऑपोजिट होता, सपोज इस तरह से होता, अगर हम लोग बात करें कि 80 एम्प्लॉयज की जरूरत है और काम कर रहे हैं हमारे 100 एम्प्लॉयज, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है वर्कफोर्स ज्यादा, वर्कलोड कम है, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवरस्टाफ्ड है और एम्प्लॉयज अंडरबर्डन्ड है, यानी क्या बोलते हैं, काम कम है और एम्प्लॉयज ज्यादा है। और काम कम एम्प्लॉयज ज्यादा होना भी नुकसानदायक है, बेमतलब का सैलरी वगैरह की कॉस्ट तो आती है, और एम्प्लॉयज में अगर काम कम रहेगा तो होगा क्या, वो उल्टा मक्कार बनेंगे, उल्टा काम नहीं करेंगे। तो ये जो चीज होती है ये होता है कंपैरिजन वाली स्टेप, हम जो जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि वाकई कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग कर सकते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक साथ जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस और कंपैरिजन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कर सकते हैं। जैसे इसमें यह भी पॉसिबल है कि सपोज कोई एक डिपार्टमेंट में अगर 80 एम्प्लॉयज की जरूरत है, वहां पे 100 काम कर रहे हैं, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में 100 की जरूरत है, वहां 80 काम कर रहे हैं, तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो एम्प्लॉयज को। तो ये भी हमारा पॉसिबल स्टेप हो सकती है। तो ये चीज हमारी जो होती है ये होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड होगा या ओवरस्टाफ्ड होगा, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक बात है। अगर अंडरस्टाफ्ड है, एम्प्लॉयज ओवरबर्डन्ड है, तो वो क्या करेंगे, वो ढंग से काम नहीं कर सकते, वो खुश होकर भी काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में काम करेंगे। और अगर हम बात करें, वो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवरस्टाफ्ड है और एम्प्लॉयज अंडरबर्डन्ड है, तो क्या होगा, वो एकदम ज्यादा फ्री हो जाएंगे और वो उससे भी काम ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि टाइम पे ही पता लगा लो कि कितना काम है और उसको करने के लिए कितने नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है। ना उससे ज्यादा रखो और ना उससे कम रखो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ना तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आए और काम भी ढंग से हो पाए। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप है हमारे पास रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हमारी जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से अप्लाई करवाना, इंड्यूसिंग पर्संस टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशंस, उसी चीज को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इसके क्या सोर्सेज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया भाई, हमने ये तो पता लगा लिया कि कितने लोगों की जरूरत है और हमने फिर क्या करा, वैकेंसी जनरेट कर दी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यहां पे 2 टाइप के सोर्सेज हैं जिनसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। पहले मैं बता देता हूं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या है और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी बता देता हूं। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है बच्चों, हमारा
इंटरनल सोर्स होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवा दें या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को सेलेक्ट करें, उस चीज को बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है बच्चों, कि भाई प्रमोशन या ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग किसी नीचे वाली जॉब पोजीशन वाले को ऊपर हमने प्रमोट कर दिया, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब हमने अगर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिक्रूट किया किसी एम्प्लॉय को, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम लोग मौका देते हैं एम्प्लॉय को किसी वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने का, तो होता क्या है इसमें फायदा क्या है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज, सबसे पहला फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल से एकदम फेमिलियर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसे ज्यादा ट्रेनिंग देने का खर्चा या टाइम भी वेस्ट नहीं होता। यानी ये इकोनॉमिकल, एक तो ज्यादा खर्चा नहीं आता, और दूसरी चीज टाइम भी कम वेस्ट होता है उसको ट्रेनिंग देने का, बिकॉज ही इज फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, ही नोज द वर्क ऑलरेडी। अब उसके अलावा क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि भाई अगर किसी एक एम्प्लॉय को आप प्रमोट करते हो तो दूसरे एम्प्लॉइज के मन में भी ये भावना आती है कि अगर हम लोग भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी कल को प्रमोट किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा, वो मोटिवेटेड होकर और वो भी अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास है लिमिटेड चॉइस। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट इसका आता है कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अपॉइंट किया तो हमारे पास क्या है, जितने लोग काम कर रहे हैं वही चॉइस है, बस एकदम लिमिटेड चॉइस है। जबकि एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम लोग रिक्रूट करते हैं तो वाइडर चॉइस होते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। और उसके अलावा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से काम करते आ रहे हैं वो उनकी मेंटेलिटी भी उसी तरह से ढल जाती है नॉर्मली, तो न्यू आइडियाज नहीं आ पाते हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल के बारे में पता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना नहीं पता होता। तो वो क्या होता है, वो उनके आइडियाज भी उसी तरह के आते हैं, उनको कोई नए आइडियाज आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हमारा एक नेगेटिव पॉइंट होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यू आइडियाज नहीं आए, बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें तो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है अगर, तो अब नए ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल ही नहीं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसमें तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही लोगों को जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हमने देखे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाना। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये उसके मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इसमें टाइम भी लगता है ट्रेनिंग में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय आएगा तो होगा क्या, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसे फेमिलियर करवाना है, थोड़ा टाइम लगेगा और उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बजाय जो पहले वाला एम्प्लॉय उससे। तो होगा क्या कि इससे कॉस्टली भी है और थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है ट्रेनिंग में। और अगर हम बात करें तो इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो थोड़े से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा, हमें भाई अगर हम लोग उस लायक थे उस पोजीशन के, फिर भी इन्होंने बाहर से अपॉइंट किया, तो वो थोड़ा सा उनके मन में डिससेटिस्फेक्शन की भावना पैदा हो जाती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है इसका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। देन हम बात करें, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है वाइडर चॉइस। इसमें हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अपॉइंट कर रहे थे, अंदर से अगर हम लोग रिक्रूट कर रहे थे, तो क्या था, हमारे पास एक लिमिटेड चॉइस थी। लेकिन अगर बाहर तो पूरी दुनिया पड़ी है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, कॉलेज से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करो, बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास होती है एम्प्लॉइज को जॉब पे अप्लाई करवाने के लिए, तो वाइडर चॉइस होती है इसमें। देन न्यू आइडियाज भी निकल के आते हैं। हो सकता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक फिक्स ढर्रे से काफी सालों से काम चल रहा है, लेकिन कोई नया एम्प्लॉय आता है, एकदम जोश से काम करता है, तो हो सकता है उसके कुछ नए आइडियाज भी आ सकते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इसके अलावा भाई अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी क्या होता है, नॉर्मली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रेफर किया जाता है। अच्छा, एक और बात मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बताऊं तो कुछ जॉब पोजीशंस तो होती ही ऐसी है जिनके लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और खास तौर पे उनमें एक्सपीरियंस की बजाय फ्रेशर्स को प्रेफर करते हैं। कुछ क्लरिकल लेवल की जॉब्स हुई या और भी कई लेवल की कई जॉब्स इस तरह की होती है जिनमें चाहिए होता है कि जिनमें भाई पैसे तो कम है लेकिन जिनमें काम अच्छा खासा चाहिए, उनमें एकदम जोशीला, एकदम हम बात करें तो एंथुसियास्टिक, एकदम फुल्ली एनर्जेटिक किसी पर्सन को रिक्रूट करने की जरूरत है। अब होता क्या है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो काम से बचना सीख जाते हैं थोड़ा सा, उनको हालांकि एफिशिएंसी डेवलप होती है बट फिर भी
वो उतनी एनर्जी से काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर उन्हें पैसा भी ज्यादा चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर होता है उसे क्या होता है, वो कम पैसे में भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे अपने करियर की ग्रोथ करनी। तो कुछ जॉब पोजीशंस तो होती ही ऐसी है जिनमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही प्रेफर किया जाता है, और खासतौर पर फ्रेशर को प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे दो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्सेज के अंदर भी कौन कौन से सोर्सेज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है प्रमोशन, एक होता है ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब लोअर लेवल से प्रमोट करके अपर लेवल पे, या लोअर जॉब पोजीशन से उसे उठाकर अपर जॉब पोजीशन पे लाना, उसी चीज को बोला जाता है प्रमोशन। और ट्रांसफर मतलब आप लोग सब जानते हैं कि इस एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना। ये अब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने से कई बार क्या होता है, अलग अलग टाइप का काम सीखने का मौका मिलता है। ये भी एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसको जॉब रोटेशन बोल सकते हैं हम लोग। जॉब रोटेशन भी एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जो एम्प्लॉय को उसकी करियर डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, क्योंकि ही लर्न्स डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। तो ये होता है ट्रांसफर। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में, जिसमें मैंने 9 लिखे हैं, कुछ बुक्स 9 10 इस तरह से बता सकती है, बट बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एनी टाइम वैकेंसी नहीं होती। अब उस टाइम पे भी लोग तो जॉब पे अप्लाई करते हैं कई बार। अब भाई वैकेंसी नहीं है, लोग गए जॉब पे अप्लाई करने के लिए, उन्होंने क्या किया, वहां पे उनका एक बेसिक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया, या फिर उनका जस्ट सीवी या रेज्यूमे रख लिया। अब क्या हुआ कि उनका सीवी या रेज्यूमे रख लिया, अभी तो जॉब पोजीशन वेकेंट नहीं है, बट फ्यूचर में सपोज वैकेंसी आई तो क्या होता है, उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो इस चीज को, इस टाइप के सोर्स को बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। देन हमारे पास है फैक्ट्री गेट। अब फैक्ट्री गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसको मैं बोल सकता हूं, फैक्ट्री गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है कि जो फैक्ट्री है उसके गेट पे एक नोटिस लगा दिया जाता है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट। अब बात यह है कि जो, अगर हम बात करें हाईली क्वालिफाइड पर्सन होंगे, वो ऐसे गेट टू गेट नोटिस देखते नहीं फिरेंगे। नॉर्मली ये क्या होता है, ये फैक्ट्री गेट वाला नोटिस नॉर्मली हम बात करें तो स्वीपर, क्लीनर और इस तरह की जो जॉब पोजीशंस होती है उनके लिए लगाया जाता है, ताकि वो लोग आकर देख सके कि यहाँ पे जरूरत है और वो वहां पे काम के लिए अप्लाई कर सके। तो इसे बोलते हैं फैक्ट्री गेट। देन हमारे पास है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हम अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों तरह से। यानी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हम लोग दे सकते हैं, हमारी जॉब पोजीशन वेकेंट है तो हम लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं भाई न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो उसमें उससे क्या होगा, लोगों को जॉब के बारे में पता चलेगा और वो अप्लाई करेंगे। आपने न्यूज़पेपर भी देखा होगा, एक क्लासिफाइड पूरा पेज आता है, तो उस पे अलग अलग जॉब्स के रिक्रूटमेंट के बारे में डिफाइंड होता है। तो वो चीज होती है एडवर्टाइजमेंट। अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग हमने अच्छे से दी तो वो क्या हो सकता है कि लोग देखकर उसे अप्लाई करेंगे और हमें पर्सन्स मिल सकते हैं, हो सकता है राइट क्वालिफिकेशन वाले पर्सन्स मिले। और एडवर्टाइजिंग में आजकल जो नया तरीका आया वो है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग हालांकि अब तो ये भी पुराना होने लग गया, बट क्या है वेब पब्लिशिंग? वेब पब्लिशिंग मतलब आजकल वेबसाइट्स पे सीधा नोटिफिकेशन डाला जाता है। अगर जरूरत है वैकेंट जॉब पोजीशन से, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वेबसाइट्स पे नोटिस डाले जाते हैं। और मैं बात करूं आजकल तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी होती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इस तरह के उन पे भी अगर हम बात करें तो नोटिस डाले जाते हैं लिंक्डइन पे कि भाई जॉब की जरूरत है और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फिर लोग उसे देखकर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एडवर्टाइजिंग हुआ। और हम लोग बात करें तो वेब पब्लिशिंग है। देन हमारे सामने आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं? ये कुछ गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, जिनमें क्या होगा भाई जिसको जॉब की जरूरत है वो पर्सन जाकर अपना रेज्यूमे वहां ड्रॉप करेगा, और जिस कंपनी को जॉब की जरूरत है वो वहां से रेज्यूमे उठा सकती है, और उस तरह से जॉब क्या बोलते हैं उन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट हो सकता है। तो भाई मैं जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, ये जॉब सीकर है, ये जाएगा हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और ये हमारी है कंपनी, ये भी जाएगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब ये यहां पे क्या करेगा, ये वहां पे रेज्यूमे ड्रॉप करेगा, और ये क्या करेगी, वहां से रेज्यूमे उसका पिक करेगी, उसे बुला लेगी। इस तरह के पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। और
इसी तरह की जो चीज है वो है प्लेसमेंट एजेंसी या प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो जॉब सीकर और कंपनी के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। और इन प्लेसमेंट एजेंसीज को क्या होता है कि भाई जॉब लगने पे इन्हें दोनों तरफ से इनका कमीशन मिल जाता है, इस तरह से इनकी कमाई हो जाती है। लेकिन हो क्या रहा है, कंपनी की भी जरूरत पूरी हो रही है और एम्प्लॉय की उसकी जो जॉब सीकर है उसकी भी जरूरत पूरी हो रही है। फिर हमारे पास आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप लोग नॉर्मली जानते होंगे भाई, गांव में जो ठेकेदार वगैरह होते हैं या भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट देना है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मजदूरों को रिक्रूट करना है तो एक एक मजदूर को रिक्रूट नहीं किया जाता, उसमें क्या किया जाता है, सीधा लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात की जाती है। वो क्या करता है, वो अपने सारे जो मजदूर वगैरह है, अपनी पूरी टीम रहती है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो उनको लेके आ जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है। इस तरह के लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। नॉर्मली ये हम बात करें तो जिसमें हाई मैन पावर की जरूरत है उस टाइप की जॉब्स में लेबर कॉन्ट्रैक्टर की ज्यादा जरूरत होती है। देन हम बात करें, हमारे सामने ये हो सकता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई, अब ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई लेकिन बाहर वालों को नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो सकता है वो अप्लाई ही नहीं करें, तो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं आप उन्हें बोलते हो कि अपने इस पोजीशन की वैकेंसी है, एक काम करो बाहर कम्युनिकेट करो, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रिकमेंड करो। यानी अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स इस टाइप की इस पोजीशन पे काम करना चाहते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलवा लो। तो ये रिकमेंडेशन ऑफ जॉब, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज होता है। इसमें एक फायदा क्या होता है बच्चों, इसमें फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय जो भी आता है, जो भी जॉब सीकर आता है हमारा इंटरव्यू देने, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्ड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से आया है, तो हमें थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेवलप पहले से हो जाता है उस एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये एक फायदा होता है इस टाइप के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।